सो वेलकम 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 एवरीवन टू अनदर रिवीजन सेशन जिधर अपन रिवाइज करेंगे इंडेक्स 37 के सारे कंसेप्ट्स, सारे क्वेश्चन एक ही बार में वेरी क्विकली। तो देर किस बात की सर जी, लेट्स स्टार्ट द रिवीजन इन 3 2 1 एंड गो। सबसे पहले इंडेक्स 37 नाम क्या है? प्रोविजंस, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, कंटिंजेंट असेट। तो पूरे इंडेक्स को अपन ने 3 पार्ट में बांट दिया था। पहला पार्ट था प्रोविजन, दूसरा पार्ट था कंटिंजेंट लाइबिलिटी, तीसरा पार्ट था कंटिंजेंट असेट। ठीक है, बट वो सब डिस्कशन चालू करने के पहले एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन का अपने डिस्कशन किया था, वो था लाइबिलिटी का डेफिनेशन। 3 पॉइंट ध्यान रखना। लाइबिलिटी मतलब क्या? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट विच विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि इसको भरने के अलावा अपने पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, पास्ट इवेंट मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स में पास्ट इवेंट क्या होता है? क्रेडिट पे परचेज करोगे तब बनता है क्रेडिटर्स, तो पास्ट इवेंट वाज परचेज करना ऑन क्रेडिट। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, तो यहाँ आपको बाय डिफॉल्ट या तो पैसा देना पड़ेगा या भी जो भी आपने प्रॉमिस किया वो देना ही पड़ेगा। आउटफ्लो इज नेसेसरी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइबिलिटी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड था ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है लीगल ऑब्लिगेशन, एक होता है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। याद है लीगल ऑब्लिगेशन मतलब क्या? एनी ऑब्लिगेशन विच इज अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट या फिर लेजिस्लेशन या लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आपको एग्जांपल याद है? सेक्रेटरी वाला एग्जांपल है ना, वो 5 साल तक देना है बोनस, तो छठे साल में उसके मन में आएगी ना एक्सपेक्टेशन कि बोनस मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, इसका मतलब आपके पास्ट प्रैक्टिस पॉलिसी या स्पेसिफिक स्टेटमेंट ने सामने वाले के मन में क्या क्रिएट कर दिया? वैलिड एक्सपेक्टेशन, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। इस ऑब्लिगेशन का भी लाइबिलिटी या प्रोविजन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी लाइबिलिटी की बातें होगी। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोविजन की। प्रोविजन में क्या है? सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन। प्रोविजन लाइबिलिटी में फर्क क्या है? प्रोविजन लाइबिलिटी में ये फर्क है कि लाइबिलिटी होती है एग्जैक्ट, कब भरना है, कितना भरना है, एग्जैक्टली पता होता है। प्रोविजन में देयर इज अनसर्टेनिटी, या तो टाइमिंग को लेकर अनसर्टेनिटी है या फिर अमाउंट को लेकर अनसर्टेनिटी है, मतलब कब भरना है या कितना भरना है एग्जैक्टली नहीं पता, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन। तो प्रोविजन का रिकग्निशन में भी 4 क्राइटेरिया है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, आउटफ्लो, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है एस्टिमेट, रिलायबल एस्टिमेट लगता है इधर। उसके अलावा प्रोविजन के अंदर भी देयर शुड बी अ पास्ट इवेंट, पहला चीज। सेकंड चीज, इफ देयर इज एनी अमाउंट विच कैन बी अवॉइडेड बाय योर फ्यूचर एक्शन, तो उसका आप प्रोविजन नहीं बनाते हो। जैसे इंस्पेक्शन की बात अगर मैं करूं, जो मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑल वगैरह होता है, ये जो अमाउंट है इंस्पेक्शन का, ये अवॉइडेबल होता है। क्यों? सपोज गवर्नमेंट बोलता है ना एवरी 5 ईयर इंस्पेक्शन करो, ये अवॉइडेबल है। क्यों? आप एयरक्राफ्ट पहले बेच दोगे तो आपको नहीं इंकर करना पड़ेगा ना इंस्पेक्शन का खर्चा, तो इसका आप डे 1 पे प्रोविजन नहीं बनाते हो। हाँ, इंडिया 16 में इसके लिए अपन कंपोनेंट अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, वो क्या होते हैं उसके लिए आप इंडिया 16 रिफर करना जरूर से। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई नया लॉ आने वाला है, याद है मोदी जी आके बोले नया लॉ लाएंगे, तो उस लॉ का ऑब्लिगेशन कब बुक करने का? जब वो लॉ वर्चुअली सर्टन हो जाए, मतलब 95% ज्यादा चांस है कि वो लॉ आना ही वाला है करके। ठीक है, ध्यान रखना। ये था रिकग्निशन के बातें। फिर था मेजरमेंट। जब प्रोविजन को मेजर करोगे तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है? सबसे पहले बोलता है इट शुड बी द बेस्ट एस्टीमेट। तो प्रोविजन जब एस्टीमेट करोगे तो देखना पॉपुलेशन कितना आइटम्स का। अगर आइटम्स का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने यहाँ निकाल रखी है, इतना सेल किया, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो उस हिसाब से मैं निकालूंगा प्रोविजन का अमाउंट। लेकिन अगर देयर इज अ सिंगल आउटकम विच इज पॉसिबल, कि गंगा नदी क्लीन करनी है मेरे को, अब एक कॉन्ट्रैक्टर ने बोला 20,000, एक ने बोला 25,000, तो जिसको मैं कॉन्ट्रैक्ट दूंगा उतना ही मेरा प्रोविजन और एक्सपेंस बुक करना है, तो इस केस में कंसिडर द मोस्ट लाइकली आउटकम। उसके अलावा क्या आपका प्रोविजन प्रेजेंट वैल्यू पे हो सकता है क्या? हाँ ना, हो सकता है इन केस ऑफ डीकमिशनिंग विद द टाइम वैल्यू इज मटेरियल। तीसरा, क्या मैं एस्टिमेट करते समय, प्रोविजन का अमाउंट निकालते समय रिस्क और अनसर्टेनिटीज को कंसिडर करूं क्या? इसका एग्जांपल दो सर। याद है आईफोन 15 प्रो मैक्स टाइटेनियम में कलर फेड होने लग गया, हीटिंग इश्यू आने लग गया, तो वारंटी क्लेम बढ़ेंगे ना, तो इस रिस्क को, इस अनसर्टेनिटी को कंसिडर करे क्या? कर लो ना सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा फ्यूचर इवेंट, अगर ऐसा होने वाला है कि फ्यूचर में कुछ नया मशीन आएगा जिसकी वजह से मेरा डीकमिशनिंग का खर्चा विल रिड्यूस, तो अगर ऐसे मशीन का एविडेंस है तो ही आप कंसिडर करोगे, एविडेंस नहीं है तो इसको कंसिडर नहीं करोगे। आगे, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ असेट, अगर आप कोई धंधा बंद करने वाले हो, उसका खर्चा इतना है और धंधा बंद करने पे आप जो असेट बेचोगे उस पर गेन इतना है, तो एक गेन को इग्नोर करना से जो खर्चा इंकर होगा उसी का प्रोविजन बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये था अपना मेजरमेंट ऑफ प्रोविजन। तो आपका डेफिनेशन हो गया, रिकग्निशन हो गया, मेजरमेंट हो गया। फिर आएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ प्रोविजन। जब प्रोविजन क्रिएट करते हो तो एंट्री होती है एक्सपेंस टू प्रोविजन, जब प्रोविजन का पेमेंट करोगे तो एंट्री होगी प्रोविजन टू कैश बैंक। अच्छा, जिस पर्पस के लिए प्रोविजन क्रिएट हुआ, अगर वो पर्पस अराइज नहीं हुआ तो प्रोविजन रिवर्स कर देना, बट इस प्रोविजन को आप किसी और खर्चे के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा चेंजेस इन प्रोविजन, बोलता है प्रोविजन के अमाउंट को एवरी ईयर एंड पे रिव्यू करना, बराबर, क्योंकि एस्टिमेट है तो इट कैन चेंज। उसके अलावा अगर ये एस्टिमेट एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गया तो आपका प्रोविजन लायबिलिटी बन जाएगा। उसके अलावा जहां प्रोविजन को आपने अनवाइंडिंग पे बुक, प्रोविजन को आपने प्रेजेंट वैल्यू पे बुक किया था, वहां अनवाइंडिंग करना मत भूलना।
ठीक है। उसके बाद था फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। अगर मैंने आज धंधा शुरू किया है, मुझे पता है कि फ्यूचर में पक्का पक्का लॉस होएगा ही, तो आज ही मार दूं प्रोविजन? नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि आज वो डेफिनेशन नहीं मीट करेगा प्रोविजन का। ऐसा क्यों? बिकॉज आज कोई पास्ट इवेंट तो हुआ नहीं है जिसकी वजह से आप ये लॉस बुक करोगे, और ये धंधा अवॉइडेबल भी होता है धंधा बंद करके। ठीक है, तो ये 2-3 रीजन है जिसकी वजह से आज इसका प्रोविजन नहीं बनेगा। क्लियर है वाला पार्ट? ये था आपका फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। इसी के साथ आपका प्रोविजन वाला पूरा पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप चार्ट में देखोगे तो ये वाला पार्ट पूरा खत्म। अब कंटिजेंट लायबिलिटी, और यहां आने के पहले मैं ये 3 पॉइंट रिवाइज कराऊंगा, वो है रीइंबर्समेंट, ओनर्स और रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीइंबर्समेंट? अगर आपको याद रहेगा, इसका मतलब आपका आर्टिकलशिप सी का आर्टिकल, खर्चा तुम करो फिर हम आपको रीएम्बर्स कर देंगे। तो जब खर्चा बुक करते हो तो एंट्री क्या मानोगे? एक्सपेंस टू प्रोविजन, अगर पेमेंट करना बाकी है तो। और अगर इसका रीएम्बर्समेंट प्रॉमिस हुआ है तो आज ही इसका असेट और इनकम बुक कर लो। रीएम्बर्समेंट असेट टू रीएम्बर्समेंट इनकम। अब कुछ बातें, ये रीएम्बर्समेंट असेट इनकम तब बुक करने का जब वो वर्चुअली सर्टन हो। वर्चुअली सर्टन नहीं है तो डिस्क्लोज कर सकते हो आप इसको। उसके अलावा पीएनएल में आपने एक्सपेंस भी दिखाया, रीएम्बर्समेंट की इनकम भी दिखाई, नेट ऑफ कर दोगे चल जाएगा। बैलेंस शीट में आपने प्रोविजन भी दिखाया और रीइंबर्समेंट की इनकम भी दिखाई, नेट ऑफ नहीं चलेगा, ध्यान रखना। उसके अलावा आपके रीइंबर्समेंट का अमाउंट आपके प्रोविजन के अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकता। अगर ज्यादा प्रॉमिस किया भी है तो भी आप मैक्सिमम उतना ही रिकॉर्ड करोगे जितना आपने प्रोविजन रिकॉर्ड किया है, बाकी आप डिस्क्लोज कर सकते हो एक्स्ट्रा। आगे ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनरस कॉन्ट्रैक्ट? लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां एंटर तो कर चुके, अब निकल नहीं सकते, तो आपका अनअवॉइडेबल कॉस्ट इज गोइंग टू एक्सीड योर रेवेन्यू, है ना। जितना खर्चा लगेगा उससे कम आप रेवेन्यू कमाने वाले हो, है ना। तो या तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करोगे तो लॉस होएगा, या फिर कभी कभी होता है कि निकलना तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी, तो या तो लॉस या फिर पेनल्टी, विच एवर इज लोअर, उतने अमाउंट का बनाओगे प्रोविजन। अब इसमें एक अमेंडमेंट का क्लैरिफिकेशन भी था कि जब आप कॉस्ट निकालोगे, कि सपोज मेरा इसमें अनअवॉइडेबल कॉस्ट कितना है, तो उसमें जो भी आप असेट वगैरह यूज कर रहे हो उसका डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट लॉस, वो सब भी कंसिडर कर लेना भाई, ठीक है, ध्यान रखना। उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट इज रीस्ट्रक्चरिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग? इट इज अ प्रोग्राम दैट मटेरियली चेंजेस द स्कोप ऑफ बिजनेस। जैसे पहले मैं सिर्फ सीए को पढ़ा रहा था, अब मैं बाकी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सीएफए, सीएस, एसीसीए वगैरह। स्कोप ऑफ बिजनेस चेंज किया। या फिर द मैनर इन विच बिजनेस इज कंडक्टेड। पहले मैं ऑफलाइन टीचिंग कर रहा था, अब मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग करना। तो रीस्ट्रक्चरिंग का क्या मैं प्रोविजन बनाऊंगा? क्या बनाएंगे? ओनली व्हेन देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ये कब अराइज होता है? जब आपने एक तो इस रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान रेडी कर लिया है, और या तो इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, या फिर इसको अनाउंस कर दिया है। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ भी किया तो इसकी वजह से होएगा क्रिएट वैलिड एक्सपेक्टेशन, और उसकी वजह से होएगा कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइज। अच्छा, जब रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बनाओगे तो 2 चीज होती है इसके अंदर इन्वॉल्व। देख लो यहां, सबसे पहले एग्जांपल ले लो, अगर मैं ऑफलाइन टीचिंग से ऑनलाइन टीचिंग में जा रहा हूं तो 2 चीजें इधर। एक तो ऑफलाइन धंधा बंद कर रहा हूं, तो इसमें इंप्लॉयज को निकालूंगा, जो लीज एग्रीमेंट है वो कैंसिल ऑफ करूंगा, और बाकी रेलिवेंट खर्चे, ये खर्चे का प्रोविजन बनेगा। लेकिन जब मैं इस बिजनेस से ऑनलाइन में जाऊंगा तो इस बिजनेस को करने के लिए भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी खरीदूंगा नया, ट्रेनिंग दूंगा इंप्लॉयज को, रिलोकेट करूंगा इंप्लॉयज को। ये जो खर्चा है इसका प्रोविजन आप नहीं बनाओगे, बिकॉज दीज एक्सपेंस रिलेट टू फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो 2 पार्ट में बांट देना, एक धंधा बंद करने का खर्चा, इसका प्रोविजन बनेगा, और एक नया धंधा कंटिन्यू करने का खर्चा, उसका प्रोविजन नहीं बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये था आपका रीस्ट्रक्चरिंग। उसके बाद ये हो गया आपका 3 पॉइंट्स। फिर अपन आएंगे घूम फिर के ऑन कंटिजेंट लायबिलिटी। 2 ही पॉइंट है, डेफिनेशन और इसका ट्रीटमेंट। तो डेफिनेशन कितना है कंटिजेंट लायबिलिटी के? 3 डेफिनेशन, अगर आपको याद रहे तो। इसका डेफिनेशन अपन बनाते ही प्रोविजन के डेफिनेशन से। कैसे? प्रोविजन में होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, कंटिजेंट में क्या बोलता है? अगर प्रेजेंट के बदले पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, बात खत्म, कंटिजेंट लायबिलिटी। सेकंड, अगर ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है, पास्ट इवेंट भी है, बट आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल, बात खत्म, कंटिजेंट लायबिलिटी। अच्छा, ऑब्लिगेशन भी प्रेजेंट है, पास्ट इवेंट भी है, आउटफ्लो भी प्रोबेबल है, बट अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो तो रिकॉर्ड तो कर पाओगे नहीं, तो बात खत्म, कंटिजेंट लायबिलिटी। अगर कंटिजेंट लायबिलिटी है तो मैं क्या करूंगा? है तो उसको डिस्क्लोज कर देना। हाँ, अगर कंटिजेंट लायबिलिटी अराइज होने की पॉसिबिलिटी रिमोट है, रिमोट मतलब बहुत ही कम, लेस देन 5% चांस है, तो उसको डिस्क्लोज करने का जरूरत भी नहीं है। उसके अलावा अगर कोई जॉइंट लोन लिया है जिसमें कुछ हिस्सा लोन का आपका है, कुछ हिस्सा लोन का सामने वाले पार्टी का है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट आप एक दूसरे गारंटर बन जाते हो, बराबर। तो जितना खुद का हिस्सा है उतना आपके लिए लायबिलिटी होगा, जो सामने वाले का हिस्सा है वो आपके लिए होगा कंटिजेंट लायबिलिटी, ध्यान रखना। उसके अलावा कंटिजेंट लायबिलिटी को भी एवरी ईयर एंड पे क्या करने का? रिव्यू करने का। फिर आते हैं कंटिजेंट असेट के ऊपर। यहां आपको पैसा देना नहीं, आपको पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो कंटिजेंट असेट इज अ पॉसिबल असेट, सबसे पहली बात, जिसका कंफर्मेशन होगा फ्यूचर में कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर इसका इनफ्लो वर्चुअली सर्टेन है, मतलब मैंने केस किया, मैं केस जीत भी गया, मेरे को उसने बोल भी दिया कोर्ट ने, जज ने, कि इसको आकाश कंदे को 1 करोड़ रुपया मिलेगा, बस पैसा क्रेडिट होना बाकी है मेरे अकाउंट में,
तो उसको बोलते हैं इनफ्लो इज वर्चुअली सर्टेन। अगर इतना ही सर्टेन है भाई तब तो वो कंटिजेंट रहा ही नहीं, तब तो वो सिर्फ असेट रहेगा, और असेट को अपन रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान रखना, ये मत बोलना कि आई एम रिकॉर्डिंग द कंटिजेंट असेट, नहीं, जब वो वर्चुअली सर्टेन है तब वो कंटिजेंट रहा ही नहीं, वो तो असेट बन चुका है, तो उसको आप तो रिकॉर्ड कर सकते हो। अच्छा, इफ द इन्फ्लो इज प्रोबेबल बट नॉट वर्चुअली सर्टेन, मतलब 50 से 95% चांस है, तो फिर क्या करोगे, आप डिस्क्लोज कर सकते हो। और इन्फ्लो प्रोबेबल नहीं है तो मतलब लेस देन 51 चांस आपके जीतने का, तो आप ना ही रिकॉर्ड कर सकते हो ना ही डिस्क्लोज कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ आपके सारे कंसेप्ट इंड एस 37 के हो जाते हैं। गो गोवा गॉन। अब जो भी थोड़े बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इसमें मैक्सिमम डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो आप सारे देखोगे तो आपको समझ जाएगा। जो काम के क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ इधर। ठीक है, सबसे पहले एक अच्छा क्वेश्चन जो है वो इलस्ट्रेशन नंबर 15 है। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। मेरे को नोटिस भेजा गवर्नमेंट इसने IT अथॉरिटी ने 1 CR का। ठीक है, अब मैं उसको कंटेस्ट कर देता हूँ कि मुझे लगता है मुझे नहीं भरना पड़ेगा, तो मैंने कंटेस्ट किया, इसके अगेंस्ट फाइल किया अथॉरिटी के अंदर, लेकिन मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मैं केस जीतूंगा, तो मतलब मेरे हारने का चांस मोर देन 50% है, तो यहाँ आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, अगर हारने के चांस लेस देन 50% होते तो आप कंटेंजेंट लाइबिलिटी बुक करते, तो इसलिए मैंने प्रोविजन बुक किया। बाकी क्वेश्चन पढ़ लेना। उसके बाद और क्या था इसके अंदर, एक इलस्ट्रेशन था, इलस्ट्रेशन नंबर 18। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मैं एक धंधा डिसकंटिन्यू करने का सोच रहा हूँ। याद है रिस्ट्रक्चरिंग वाला, ऑफलाइन टीचिंग बंद, ऑनलाइन टीचिंग शुरू। तो जो धंधा बंद कर रहा हूँ ना, उसको लेकर मुझे खर्चे करने। एक तो पुराने एम्प्लॉयज को मैं निकालूंगा, ये प्रोविजन का पार्ट बनेगा। हाँ, कुछ एम्प्लॉयज को मैं रीलोकेट करूंगा नए बिजनेस में, ये प्रोविजन का पार्ट नहीं बनेगा। और जो मैं लीज पे ले रखी थी मैंने जो जमीन पहले, उसको मैं कैंसिल करके कुछ पेमेंट करूंगा, ये आपके प्रोविजन का पार्ट बनेगा। तो प्रोविजन का पार्ट बनेगा 2 आइटम, एक टर्मिनेशन पेमेंट और एक जो लीज कैंसिल करोगे वो, पहली चीज। सेकंड चीज, इसमें इंडेस 10 का भी रेफरेंस है। क्या रेफरेंस है सर? आपको लगा था कि आपको इंकर करना पड़ेगा 540, बट जिस दिन आपका FS अप्रूव हो रहा है उस दिन तक आपको मालूम पड़ेगा कि आपको 520 इंकर करना पड़ेगा। तो क्योंकि इसकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी और ये डेटा भी आपको BOD के अप्रूवल के दिन तक आ चुका है, तो आप इसको एडजस्टिंग मान के 520 वाली वैल्यू कंसिडर करोगे। ध्यान रखना, तो पढ़ोगे तो समझ जाएगा, सिंपल है ये। उसके बाद और कोई ढंग का क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ MTP RTP इज अ गुड क्वेश्चन। सुन लो क्या बोलता है। मैं QA कंपनी हूं, ठीक है, मैंने कुछ माल डिलीवर किया कस्टमर को पसंद नहीं आया, फॉल्टी लगा, तो कस्टमर ने मेरे ऊपर केस किया। मेरे को बाद में मालूम पड़ा गलती मेरी नहीं थी, गलती मेरे सप्लायर की थी, तो मैंने सप्लायर पे केस कर दिया। बराबर, कस्टमर ने मेरे पे केस किया, मैंने सप्लायर पे केस किया। मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। एक तरफ मुझे कंपेंसेशन देना है, एक तरफ मुझे कंपेंसेशन मिलेगा, बट एक केस कर रहा हूं, रीएम्बर्समेंट नहीं है भाई, ये मैं केस कर रहा हूं किसी के ऊपर। बराबर, तो अगर कस्टमर के जीतने के चांस ज्यादा है, मेरे हारने के चांस ज्यादा है इस केस में, तो मैं इसका प्रोविजन बनाऊंगा। बराबर, और अगर मुझे लगता है कि ये पैसा मुझे आएगा, अगर प्रोबेबल है तो कंटिजेंट असेट होगा, अगर वर्चुअली सर्टेन है तो फिर वो असेट बन जाएगा। अब देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है ये जो भी केस चला इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाई है, मतलब मुझे भरना पड़ेगा, तो मुझे भरना पड़ेगा तो प्रोविजन बनाऊंगा। यहां से जो मुझे मिलने वाला है ये नहीं बोला वर्चुअली सर्टेन है, ये बोला प्रोबेबिलिटी हाई है, तो आप इसका सिर्फ कंटिजेंट असेट बुक करना। जिस दिन पक्का पैसा मिल जाएगा उस दिन आप असेट बुक कर देना उसको। उसके अलावा एक और चीज बोली है, इसमें आपको डेटा दिया हुआ है 1 अक्टूबर का इतना था, ईयर एंड तक रिवाइज हुआ आपका एस्टीमेट कि कितना प्रोविजन बनेगा 5.2 का। अब आपको और डेटा दिया हुआ है कि 15 मई तक चेंज हुआ एस्टीमेट और 1 जून पे भी चेंज हुआ एस्टीमेट, लेकिन ये 15 जून और 1 जून को जो 15 मई और 1 जून को जो हुआ वो कंसिडर करना ही मत, क्योंकि BOD का अप्रूवल डेट 26 अप्रैल तक ही है। बराबर, तो 15 मई और 1 जून का जो काम हुआ है ये मत बोला नॉन एडजस्टिंग है, बोलना ये इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड हुआ ही नहीं, क्योंकि ये अप्रूवल के डेट के बाद हुआ है जो भी हुआ है। तो आप सिर्फ 31 मार्च तो जो डेटा है उसी को कंसिडर करोगे। ध्यान रखना, ये वो है 5.2 जिसका मैं प्रोविजन बनाऊंगा। तो आपको MCQ भी खेला आपके साथ, तो बोलता था 5.2 का प्रोविजन बनेगा। उसके अलावा जो मुझे पैसा सप्लायर से मिलने वाला है, जो मैंने किसी के पे केस किया है, वो मेरे लिए कंटिजेंट असेट है, उसको मैं डिस्क्लोज करूंगा। तो बोला हुआ इट मे बी डिस्क्लोज्ड, कंटिजेंट असेट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। उसके बाद एक शानदार क्वेश्चन था, वो था मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6, वारंटी वाला। हुआ क्या है, 6 महीने की वारंटी देता हूं मैं, ठीक है, ग्रॉस मार्जिन दिया 40% ऑफ सेल्स। अब मैंने वारंटी जो बनाई है वो 1% ऑफ ग्रॉस मार्जिन बनाई है, ठीक है, लेकिन जब मैं कस्टमर को रीपे करता हूँ वारंटी में, तो मैं 1% ऑफ सेल्स रीपे करता हूँ। मैं ग्रॉस मार्जिन जितना रीपे नहीं करता, मैं सेल जितना रीपे करता हूँ। तो आइडियली जो आपकी वारंटी बननी चाहिए थी वो किस पर बननी चाहिए थी, वो सेल्स पे बननी चाहिए थी। तो पहले आपको सेल्स निकालनी पड़ेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कि वारंटी बनाई 30,000 है, वो है 1% ऑफ मार्जिन, तो इससे आपको मार्जिन मिलेगा। बराबर, अब एक बार मार्जिन मिल गया, ग्रॉस मार्जिन मिल गया, तो ग्रॉस मार्जिन ऑफ 40% ऑफ सेल्स, इससे आपको सेल्स मिलेगा।
अब क्योंकि वारंटी जो 6 महीने की थी, तो जो सेल आपने पहले 6 महीने में किया रहेगा उसका वारंटी लैप्स हो गया रहेगा, उस पर कोई वारंटी नहीं बनेगा। जो सेल आपने आखिरी 6 महीने में किया उसका ही वारंटी ईयर एंड पे आउटस्टैंडिंग होगा, उसी पे आप बनाओगे वारंटी। तो इतना वारंटी बनना चाहिए, इतना ऑलरेडी क्रिएटेड था बुक्स के अंदर, तो बैलेंस का आप बनाओगे वारंटी प्रोविजन, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा एक केस 2 भी दिया हुआ है, व्हाट इफ द वारंटी पीरियड हैड बीन 2 years इंस्टेड ऑफ 6 months। अगर 2 साल की होती वारंटी पीरियड, तो फिर जो करंट ईयर में कितना वारंटी बनेगा, जितना सेल्स किया पूरे के ऊपर वारंटी बन जाएगा। दैट्स इट, इतना आपको ध्यान रखना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, बराबर, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, ये आप खुद पढ़ सकते हो, बट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं उस क्वेश्चन में क्या था। ये ओनरस कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ओनरस कॉन्ट्रैक्ट में क्या चाहिए होता है, एक तो चाहिए होता है अपने को अनअवॉइडेबल कॉस्ट, इसमें अपन सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट लेते हैं, और एक चाहिए होता है मुझे रेवेन्यू। रेवेन्यू वॉज 190, अनअवॉइडेबल कॉस्ट में उन्होंने बताया हुआ है कि हमने जो जनरल ओवरहेड्स है वो कंसिडर नहीं किया, वो सही किया इन्होंने, और जो डायरेक्ट खर्चे वही कंसिडर किया, ये भी सही किया इन्होंने। तो आइडियली पूछता है जो कंपनी ने किया गलत किया सही किया, तो वन ऑफ द रेयर केसेस जहां कंपनी ने जो किया पूरा पूरा सही किया है। तो आपको बस बताना है कि इसमें ना ओनरस कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही थी, तो ओनरस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ऐसा होता है, और बता देना कंपनी ने ये नहीं कंसिडर किया, जो किया वो सही किया है, बस ऐसा ज्ञान देकर आ जाना। इसी के साथ आपका रिवीजन भी हो जाता है खत्म ऑफ इंडेक्स 37। बट रिवीजन तो अपन ने किया, बट यस ये तो आपको भी खुद एक बार तो रिवाइज करना ही पड़ेगा अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। तो वो एक बार आप कर लोगे तो एकदम के एकदम पक्के हो जाओगे, ठीक है। ऑन दैट नोट वी कैन रैप अप द सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल।